इराक के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पैदा होने से पहले ही उसका बाप मर चुका था और इस लड़के का नाम रखा गया सद्दाम हुसैन। और जो ये सद्दाम की माँ थी, उसे जब अपने शोहर के मरने का पता चला, उसने सद्दाम के पैदा होने से पहले ही सुसाइड करने की कोशिश की, बट वो ऐसा नहीं कर पाई। एक बिन बाप का बच्चा होने की वजह से सद्दाम को बचपन से ही काफी कुछ सुनने को मिलता था, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन बहुत ही छोटी सी उम्र से ही काफी वायलेंट हो गया था। कुछ टाइम बाद सद्दाम की माँ ने दूसरी शादी की। सद्दाम का दूसरा बाप उसे टॉर्चर करने लगा, जिसकी वजह से मात्र 10 साल की उम्र में ही सद्दाम को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा और जाकर अपने मामा के साथ रहने लगा। और यहाँ से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसके मामा इराक की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था। सद्दाम हुसैन ने छोटी सी उम्र से ही इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पूरी पार्टी में सबको पता था कि सद्दाम भले ही छोटा है, लेकिन उसका वायलेंट बिहेवियर और उसका हौसला बहुत ज्यादा है। इस पार्टी के लोग अमेरिका के CIA के साथ मिलकर उस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और ये इतना मुश्किल प्लान था, इसलिए उन्हें इस काम के लिए बहुत ही खतरनाक लड़कों की जरूरत थी। तो इस काम के लिए सिर्फ 24 साल की उम्र के सद्दाम हुसैन को चुना गया। सद्दाम हुसैन ने अपनी टीम के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले के बाद भी प्राइम मिनिस्टर बच गया, जिसके बाद मजबूरन सद्दाम हुसैन को इराक को छोड़कर भागना पड़ा। सद्दाम हुसैन का मिशन तो फेल हो चुका था, लेकिन उसकी बहादुरी को देखकर दुनिया के कुछ बहुत ताकतवर लोग उससे इम्प्रेस हो गए, जैसे कि अमेरिका की CIA सद्दाम हुसैन को इराक के फ्यूचर लीडर के तौर पर तैयार करने लगी। इसके कुछ ही अरसे बाद जैसे ही इराक में सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत बनी, सद्दाम हुसैन वापस इराक की तरफ आया और सिर्फ 30 साल की उम्र में इराक का दूसरा सबसे पावरफुल इंसान बन गया। अब इराक एक आज़ाद कंट्री तो था, लेकिन इराक के सारे ऑयल और गैस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। इसलिए जैसे ही सद्दाम हुसैन के पास पावर आई, उसने सबसे पहले इराक के सारे ऑयल और गैस को अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहाँ से सद्दाम हुसैन इराक के लोगों के लिए एक हीरो बनने लगा, क्योंकि जैसे ही उसने इराक की ऑयल को अपने कंट्रोल में लिया, सद्दाम हुसैन ने ऑयल को यूज करके इराक को एक मॉडर्न कंट्री बनाना शुरू कर दिया। इराक के हर गांव तक बिजली पहुंचाई गई, इराक के लोगों के लिए फ्री स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए गए। इस सब के साथ साथ सद्दाम हुसैन ने इराक की पूरी आर्मी को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन ये सारी बातें तो एक तरफ, बताया जाता है कि उसी टाइम पर एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी, द गॉडफादर, जो एक माफिया डॉन कॉर्लियन फैमिली की कहानी है। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उसने अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही बदल दी और इस फिल्म की हर चीज को कॉपी करने लगा। उसके कपड़ों से लेकर बोलने का, चलने का हर ढंग, यहाँ तक कि सिगार पीने तक का ढंग सद्दाम ने उस कैरेक्टर की तरह कर लिया। अब सद्दाम हुसैन इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था, इराक के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा। तो सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो करके प्रेसिडेंट बन गया। सद्दाम अब एक डिक्टेटर बन चुका था, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 6 दिन बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी सारे पार्टी मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई और सबको अपने सामने बिठाकर कहा कि मुझे इराक के तख्त से हटाने की एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, और जिन लोगों ने ये साजिश की है वो सब इस वक्त इस कमरे में मौजूद हैं। ये सुनकर नीचे बैठे सारे लोगों की सांसें बिल्कुल बंद हो गईं। लेकिन सद्दाम हुसैन ने बिल्कुल आराम से सबसे पहले अपना सिगार लगाया और फिर हर उस शख्स का नाम लेने लगा जो इस साजिश में शामिल थे। सद्दाम हुसैन ने यह हुक्म दिया कि मैं जिसका भी नाम लूं वो चुपचाप उठकर हॉल से बाहर निकल जाए। कुछ लोग आराम से बाहर चले गए और कुछ को जबरदस्ती निकाला गया। इस तरह सद्दाम हुसैन ने टोटल 68 लोगों के नाम लिए, जिनमें से कुछ को जेल में डाल दिया गया और बाकियों को गोली मार दी गई। जो लोग हॉल में बच गए वो जोर जोर से सद्दाम हुसैन के नाम के नारे लगाने लगे और इस तरह से सद्दाम हुसैन ने अपनी खौफ से भरी बादशाहत शुरू की। मतलब इस वक्त सद्दाम हुसैन अपनी ताकत की पीक पर था, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी गलती की। साल था 1979। इराक के पड़ोसी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ के शाह को ओवरथ्रो करके अयतुल्लाह खुमैनी की सरकार बनी। ये सरकार US और इजराइल के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थी। साथ ही खुमैनी का मानना था कि लोगों पर बस अल्लाह के रूल से चल सकते हैं और जितने भी मुस्लिम देशों के अंदर राजा हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, गवर्न नहीं कर सकते। जैसे जैसे खुमैनी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, सद्दाम के मन में उसकी गद्दी छीनने का डर भी था, क्योंकि सद्दाम हुसैन इराक का एक सुन्नी प्रेसिडेंट था और इराक की ज्यादातर आवाम शिया थी और इस बात का सद्दाम हुसैन को बहुत अच्छी तरीके से पता था। प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 1 साल बाद
सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब देशों की फुल सपोर्ट के साथ ईरान पर हमला कर दिया और ईरान के इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये वार सालों तक चला और ऐसे ही चलता रहा, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बट इस पूरे वार की वजह से सद्दाम हुसैन के हालात इतने खराब हो चुके थे कि एक दिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर इराक के हेल्थ मिनिस्टर ने अपने प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन से कहा कि प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल है अब हमें खुमैनी की बात मान लेनी चाहिए और आपको इराक के तख्त से रिजाइन कर देना चाहिए। ये सुनकर सद्दाम हुसैन उसे गौर से देखने लगा और बाकी सारे मिनिस्टर्स से पूछा कि क्या और भी कोई है जो इस बात से एग्री करता है, पर क्योंकि सद्दाम का खौफ था तो किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद सद्दाम ने उस मिनिस्टर को एक रूम में ले जाकर वहां अपने हाथों से इसके सिर पर गोली मार दी। आखिर 8 साल की खतरनाक जंग के बाद दोनों कंट्रीज ने सीज फायर का ऐलान किया और ये जंग खत्म तो हो गई और इस जंग के खत्म होने के बाद इराक की इकोनॉमी दोबारा ऊपर जाने लगी और सद्दाम हुसैन की ताकत दोबारा बढ़ने लगी। इसी बीच सद्दाम हुसैन ने कुवैत को उसका कर्जा वापस देने से इनकार कर दिया। कुवैत ने जानबूझकर सद्दाम को कमजोर करने के लिए अपने ऑयल की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस नीचे आने लगी और ये इराक की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। इसीलिए 1990 में अचानक रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत का साइज इराक से 25 गुना छोटा था, इसलिए सिर्फ 2 दिन में सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। ये देखकर कुवैत का बादशाह और उसकी पूरी रॉयल फैमिली कुवैत को छोड़कर भाग गई, पर कुवैत के बादशाह का भाई शहजादा फहाद नहीं भागा। पर जैसे ही आर्मी के हाथों फहाद लगा, उन्होंने पहले इसके सर में गोली मारी और फिर इसकी डेड बॉडी के ऊपर से अपने टैंक्स चढ़ा दिए। इसी बीच अमेरिका भी इस सब में कूद गया। उसने बैकएंड से बाकी अरब कंट्रीज को डराया कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें आपकी कंट्रीज में बेस बनाने पड़ेंगे। अब अमेरिका सीधा सद्दाम हुसैन को धमकियां देने लगा कि अगर तुम कुवैत से पीछे नहीं हटे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। लेकिन जब सद्दाम पीछे नहीं हटा तो अमेरिका ने अरब देशों में अपने नए बेसिस से सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और सिर्फ 1 महीने में पूरे कुवैत को दोबारा से आज़ाद कर दिया। लेकिन कुवैत से भागते भागते सद्दाम ने एक काम ऐसा किया जिसकी वजह से आज तक दुनिया में बहुत सारे लोग उसे एक हीरो समझते हैं। जैसे ही अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को पता था कि वो अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उसने इजराइल पर कई सारी मिसाइल्स दाग दी। इस हमले के बाद अमेरिका, सऊदी और इजराइल सबको समझ आ गया कि अब सद्दाम हुसैन को हटाने का वक्त आ चुका है। तो अब जब पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुकी थी तो सद्दाम हुसैन ने भी ये देखकर अपने आप को बिल्कुल बदल दिया। मतलब अब तक तो सद्दाम बिल्कुल एक लिबरल और सेकुलर आदमी था जो अमेरिका की तर्ज पर वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करता था। अब अपनी हर स्पीच में और हर जगह जाकर इस्लाम और मुसलमानों के हक की आवाज उठाने लगा। सद्दाम हुसैन ने इराक के हर स्कूल में कुरान पढ़ने को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया। वो सद्दाम जो अब तक खुद भी शराब पीता था और बाकियों को भी पिलाता था, उसने पूरे इराक में शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। पहली बार इराक के झंडे पर अल्लाहू अकबर लिखवाया गया। सद्दाम हुसैन ने अपनी बॉडी से कई लीटर खून निकालकर अपने ही खून से कुरान लिखवाने का भी हुक्म दिया। और ये सब सद्दाम हुसैन सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि लोगों के अंदर धर्म की आड़ में खुद को बचा सके, लोगों की सपोर्ट ले सके, इस्लाम के नाम पर उसे अमेरिका से बचा सके। लेकिन अब ऐसा करना इम्पॉसिबल था क्योंकि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत पर इतनी पाबंदियां लगाई थी कि वो एक कतरा भी तेल का किसी और को नहीं बेच सकता था, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। यहाँ तक कि सद्दाम के रिजाइम में इराक के लोगों को खाने पीने की चीज़ों के लिए भी तरसना पड़ रहा था। सैंक्शंस के बाद इराक के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि यहाँ पर सद्दाम हुसैन को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका मिला। अचानक एक दिन सद्दाम हुसैन के 2 बड़े जनरल्स हुसैन कामिल अल मजीद और सद्दाम कामिल अल मजीद इराक को छोड़कर फरार हो गए और कुछ ही दिन बाद ये जनरल्स पूरी दुनिया में टेलीविज़न में सामने आए और कहा कि सद्दाम हुसैन एक बहुत ही जालिम डिक्टेटर है और सब बड़े कंट्रीज़ को मिलकर सद्दाम को उसके तख्त से हटाना चाहिए। इन लोगों ने सद्दाम के अपकमिंग न्यूक्लियर प्लान्स को भी दुनिया के सामने रखा। इन जनरल्स की बातों की वजह से सद्दाम हुसैन को बहुत दुख हुआ क्योंकि ये कोई आम जनरल्स नहीं थे, बल्कि ये दोनों जनरल्स सद्दाम के दामाद थे। सद्दाम हुसैन ने अपने दामादों की बगावत के बाद भी उन दोनों को एक मैसेज भेजा कि मैं तुम दोनों को माफ़ करने के लिए तैयार हूं अगर तुम फौरन मेरी बेटियों को लेकर वापस इराक आओ। लेकिन जैसे ही उसका जहाज इराक में लैंड हुआ, सद्दाम हुसैन ने उन दोनों को हुक्म दिया कि मेरी दोनों बेटियों को तलाक दो और इस तलाक के कुछ ही घंटों बाद इन दोनों को मार दिया गया। और ये काम किया सद्दाम के बड़े बेटे उदय सद्दाम हुसैन ने।
उसे इराक का डॉन कहा जाता था, जो खुद को अपने बाप से भी ज्यादा पावरफुल समझता था, जिसके जुल्मों को देखकर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी बनी, जो इराक में अपने टॉर्चर, रेप और बड़ी बड़ी पार्टियों की वजह से मशहूर था। कहा जाता है कि इराक की हर शरीफ औरत सद्दाम के बेटे के सामने आने से डरती थी, जो कभी भी किसी को उठाकर किडनैप कर लेता था, जिसके गैराज में दुनिया की हर लग्जरी गाड़ी खड़ी थी। सद्दाम को ये हरकतें पसंद तो नहीं थी, पर सद्दाम अपने सारे गंदे काम भी इसी बेटे से कराता था। अब सद्दाम हुसैन के दोनों दामाद मर तो गए, पर उनके रिवील किए हुए न्यूक्लियर सीक्रेट्स ने अब अमेरिका को सद्दाम हुसैन पर हमला करने का बहाना दे दिया था। लेकिन वो बस दुनिया में किसी एक ऐसे इवेंट का वेट कर रहे थे जिससे वो आसानी से इराक पर हमला कर सकें, और वो मौका इन्हें मिला 9/11 अटैक के बाद। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इस हमले का इल्ज़ाम वो इराक के सद्दाम हुसैन पर लगा सके और फिर इराक पर हमला करके अमेरिका वहाँ की पूरी ऑयल पर कब्जा कर ले। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उन्हें कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने मजबूरन इराक को छोड़कर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन अब मसला ये था कि अफगानिस्तान अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है और अमेरिका को अपने टैंक्स और जहाज और ट्रक्स इतनी दूर भेजने के लिए एक बार फिर से बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। इसीलिए अफगानिस्तान पर हमले के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका एक बार फिर इराक के सद्दाम हुसैन पर इल्जाम लगाने लगा और उसके दामाद का इंटरव्यू बार बार चलाने लगा, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल और एटम बॉम्ब्स हैं। एक तरीके से अमेरिका दुनिया के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बनाना चाहता था कि इराक को अगर नहीं रोका गया तो वो दुनिया के लिए एक खतरा हो सकता है। 2003 में अमेरिका का प्रेसिडेंट अचानक टीवी पर आया और उसने कहा सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटों के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग जाएं, वरना अमेरिका उन पर ऐसा हमला करेगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। लेकिन सद्दाम हुसैन अमेरिका जैसी सुपर पावर की धमकी के बाद भी अपने तख्त पर बैठा रहा। सद्दाम हुसैन और उसके बेटे इराक को छोड़कर कहीं नहीं गए। अब अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका ने अपनी फुल ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसके साथियों ने मिलकर इराक पर हजारों बॉम्ब्स गिराए और अब तक सद्दाम इतना कमजोर हो चुका था कि अमेरिका ने सिर्फ 1 महीने में पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। ये देखकर सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटे अमेरिका की फौज से भागकर अलग अलग जगहों पर छुप गए, जिसके बाद अमेरिका की फौज हर तरफ इन बाप बेटों को ढूंढने लगी और पूरे इलाके में ऐलान किया गया कि सद्दाम के बेटों के सर की कीमत $15 मिलियन है और बाप के सर की कीमत $25 मिलियन। बताया जाता है कि उसके दोनों बेटे अपने करीबी दोस्त के घर छुपे हुए थे, जहां पर वो पूरा दिन वीडियो गेम्स खेला करते थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने दोनों के सर पर $15 मिलियन का इनाम रखा, उनके दोस्त के मन में भी लालच आ गया और उसने अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया कि ये दोनों लड़के मेरे घर पर हैं। अमेरिकन सोल्जर्स ने घर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन सरेंडर करने की बजाय सद्दाम के दोनों बेटों ने अमेरिका की फौज पर रॉकेट लॉन्चर्स से हमला कर दिया। आखिर 3 घंटे की सख्त लड़ाई के बाद अमेरिका ने इन दोनों भाइयों को मिसाइल से उड़ा दिया। जैसे ही अमेरिका की फौज घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे जमीन पर मरे पड़े हैं, लेकिन अब भी घर के अंदर से कोई उन पर फायरिंग कर रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो उन पर फायरिंग कर रहा है, और ये छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन का पोता मुस्तफा सद्दाम हुसैन था, जो इतनी छोटी सी एज में भी अमेरिकन के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद अमेरिका ने इस बच्चे को भी मार दिया। अब जब ये खबर उनके बाप सद्दाम हुसैन तक पहुंची और उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया है, उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटे अपने खून के आखिरी कतरे तक अमेरिका की फौज के साथ लड़ते रहे। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने रेडियो पर आकर एक स्पीच की और कहा कि मेरे दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया है, लेकिन अगर मेरे ऐसे 100 और बेटे होते तो मैं उन सबको अपनी कौम के लिए कुर्बान कर देता। आखिरकार कई महीनों तक सद्दाम हुसैन को ढूंढने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि सद्दाम हुसैन एक खास मछली मशगूफ को बहुत ही शौक से खाता है, और इसी मछली की खबर को फॉलो करते करते सद्दाम हुसैन का पुराना दोस्त अमेरिका की फौज को उसके घर तक लेकर आया, जो एक बहुत ही खराब और टूटी हुई झोपड़ी थी। लेकिन इस झोपड़ी के अंदर भी अमेरिकन को कोई नहीं मिला। जैसे ही अमेरिकन सोल्जर्स इसे एक झूठी खबर समझकर वापस जाने वाले थे, सद्दाम के दोस्त ने अपने पांव से एक रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा इसे खींचो, और इस रस्सी का पीछा करते करते अमेरिकन सोल्जर्स जमीन में एक सुरंग तक पहुंच गए। अमेरिकन सोल्जर्स उस सुरंग में ग्रेनेड फेंकने ही वाले थे कि अचानक उस सुरंग के अंदर से एक लंबी दाढ़ी वाला इंसान निकला और कहा मैं हूं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन।
और मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया का सबसे महंगे पैलेस और लग्जरी गाड़ियों में फिरने वाला सद्दाम अब एक ऐसी सुरंग में पकड़ा गया जिसमें खड़े होने तक की जगह नहीं थी और उसके अंदर सिर्फ एक लाइट और एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था। इसके बाद कई सालों तक अपने कैद में रखा और आखिर सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के कैमरों के सामने इराक की अदालत में पेश किया गया। लेकिन जैसे ही जज ने सद्दाम से उसका नाम पूछा तो सद्दाम हुसैन ने उसे कहा कि मेरा नाम पूरा इराक बल्कि पूरी दुनिया जानती है। मतलब अब सब कुछ खोने के बाद भी सद्दाम अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। सद्दाम बार बार उन जजिस से कहता था कि तुम कोई जज वज नहीं हो बल्कि सिर्फ अमेरिका के एजेंट्स हो और उनका मजाक उड़ाने के लिए हर बार अदालत में उन पर हंसता रहता था और कभी पूरे केस को रोककर सबको नमाज पढ़ने के लिए कहता था और कभी पूरी अदालत का ही बॉयकॉट कर देता था। आखिर सद्दाम हुसैन अपनी इन केसेस की वजह से दोबारा से एक हीरो बनने लगा था और इसीलिए 2006 में फाइनली अदालत ने सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई। अपनी मौत की सजा सुनते ही सद्दाम हुसैन रोने धोने की बजाय जोर जोर से हंसने लगा और ईरान और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगा। सद्दाम हुसैन की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे एक सोल्जर की तरह एक गन से शूट कर दिया जाए, लेकिन उसकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया और उसके कुछ ही दिनों बाद उसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दे दी गई।